ठीक। तो उपजाति छंद का जो लक्षण है वह यही है, अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ता। जी, कुछ कहना था। इत्थं किलान्यास्त्वपि मिष्टितासु भजन्ति जातिष्विदमेव नाम। अनंतरोह, यानी इसके पहले जो हमने दो अभी अनंतरोह, इससे पहले हमने दो पढ़े ना, द्विवचन का प्रयोग है यहाँ पर। इससे पूर्व जो अनंतर मतलब होता है बाद में, अनंतर मतलब पूर्व का, और उससे पूर्व के जो दो हैं वह कौन थे? इससे पूर्व के दो छंद कौन कौन से थे? इंद्रवज्र, इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा थे। उनके पादों को यदि आप मिला दें, उपजाति हो जाता है, उपजाति अस्ता, उसको उपजाति छंद कहते हैं। यदि इंद्रवज्रा और उपजाति इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों को मिला दें तो उस जो नया छंद बनेगा वह उपजाति छंद होगा। यही नीचे हिंदी में भी लिखा है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों का जो मिश्रण होता है। ये देखिए, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों का जो मिश्रण होता है, इसके प्रत्येक पाद में 11 अक्षर होते हैं, तो टोटल 44 अक्षर होंगे इसमें। ठीक है। और यह अर्ध समझा, अर्ध क्या लिखा है? इसके भी दो भेद मान लीजिए। वह दो भेद कौन कौन से हैं? एक और यहाँ पर इन्होंने संभावना दी है, यदि एक पाद इंद्र वज्रा का हो और बाकी के तीन चरण उपेंद्र वज्रा के हों, अथवा तीन इंद्र वज्रा के हों और उपेंद्र वज्रा का एक हो, तो भी उपजाति ही होता है। और यदि दो दो पाद हों अर्ध समुपजाति, जिनके किसी दो चरणों में इंद्र वज्रा और दो में उपेंद्र वज्रा हो, तो वह क्या होता है? अर्ध समुपजाति होता है। उपजाति के भी दो भेद हैं, यदि दो पादों में इंद्र वज्रा है और दो पादों में उपेंद्र वज्रा है, वे कोई से भी दो पाद हो सकते हैं। एक तीन हो सकता है, एक दो हो सकता है, तीन चार हो सकता है, दो तीन हो सकता है, कोई से भी दो पाद हो सकते हैं। ऐसे ही कोई से भी दो पादों में उपेंद्र वज्रा भी हो सकता है। तो यदि ऐसी स्थिति रही तो अर्ध सम उपजाति बनेगा। और विषम उपजाति कौन सा होता है? जिसमें एक 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 चरण हो, यानी एक चरण हो उपजा इंद्र वज्रा का और बाकी के तीन चरण हो उपेंद्र वज्रा के, अथवा एक चरण हो उपेंद्र वज्रा का और एक चरण, बाकी के तीन चरण जो है वह इंद्र वज्रा के हों। ठीक है। इसमें अगर एक दो में इंद्र वज्रा हो और तीन चार में उपेंद्र वज्रा हो तो उसमें मात्रा का बैलेंस बिगड़ जाएगा ना? नहीं, कोई नहीं बिगड़ेगा। यह मिलान का ही स्वरूप है। नहीं, आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे हमारे चार पाद होते हैं ना, नहीं, दो। पहले दो पाद में दो मात्रा ज्यादा आ जाएंगी ना फिर, और तीन और चार को मिला करके दो मात्राएं कम हो जाएगी फिर। नहीं होंगी। इसका तात्पर्य यह है कि आपको छंद का एक चरण लेना है बस। मतलब जैसे ये है। एक से लेकर चार तक को हमें एक ही मानना है, ऐसा है? हाँ, नहीं एक नहीं मानना। जैसे ये चरण है, ये मान लीजिए ये उपेंद्र वज्रा का है। ठीक है, मान लीजिए उपेंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा ही है। और ये मान लीजिए इंद्र वज्रा है। यहाँ हम ना की जगह कर देते हैं सहा कर देते हैं। ठीक है, सो हो जाएगा वैसे तो। ठीक। फिर अनन्य भक्ता प्रियवादिनश्च, ये भी उपेंद्र वज्रा हो गया। और हिताश्च, इसके मान लीजिए ये उपेंद्र वज्रा, ये इंद्र वज्रा है।
तो ऐसा अगर यहाँ एक इंद्र वज्रा का, एक उपेंद्र वज्रा का, एक इंद्र वज्रा एक उपेंद्र वज्रा होगा तो वहाँ उपजाति हो जाएगा। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये है उपेंद्र वज्रा, वो बाकी के जो 3 हैं वो इंद्र वज्रा हो जाएं। ठीक है, अथवा इनका उल्टा भी कर सकते हैं कि ये तीनों, ये दोनों इंद्र वज्रा, अथवा ये भी इंद्र वज्रा, केवल यही उपेंद्र वज्रा है तो भी उपजाति होगा। अथवा ये दोनों जो है वह उपेंद्र वज्रा हो जाए, यह उपेंद्र वज्रा हो जाए और यह इंद्र वज्रा हो जाए, ये वाला जो है वह इंद्र वज्रा हो जाए, तो भी उपजाति छंद होता है। कुल मिलाकर मिश्रण करना है। हमारे पास 4 पाद होते हैं, ये 1 2 3 4 ऐसे ही क्रम में रहते हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। वज्रा यहाँ भी इंद्र आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। चलिए ठीक। गया, चारों पादों में कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लक्षण हम यही घटित कर लेते हैं। ये छंद है ना, यह भी उपजाति में ही है। अब मैं बताऊं यहाँ ये छंद, इस पाद में कौन सा छंद है? इस वाली लाइन में उपेंद्र वज्रा छंद है। इस वाली में पता है कौन सा है? इंद्र वज्रा है। और इसमें भी इंद्र वज्रा ही है, इसमें उपेंद्र वज्रा है। ठीक है, यानी बीच की जो 2 लाइन है ये इंद्र वज्रा की हैं और ये जो 2 लाइनें हैं लास्ट वाली और पहली वाली, ये दोनों उपेंद्र वज्रा की हैं। ठीक है, हाँ ठीक और है। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा आप जानते ही हैं तो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। एकातपत्रम जगतः प्रभुत्वम, तो यहाँ एकात, इसमें देखिए ए क्या है? गुरु स्वरों में आता है ना, इसलिए इसको दीर्घ स्वर मानेंगे, गुरु मानेंगे। का भी गुरु है, ता लघु, पा गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे संयुक्त अक्षर है, त्रा है ना, हाँ इसलिए पा गुरु हो जाएगा। और रा के ऊपर अनुस्वार है रम, इसलिए पत्रम का जो रा है वह भी गुरु हो जाएगा। जा लघु, गा लघु, तह गुरु, प्र लघु, भू गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे संयुक्ताक्षर है इसलिए। और वा गुरु हो जाएगा, ऊपर अनुस्वार है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ छंद कौन सा है? इंद्र वज्रा छंद है। इस वाले पाद में जो पहला पाद था हमारा, इसमें इंद्र वज्रा छंद है। अगले पाद में देखते हैं, यहाँ उपेंद्र वज्रा दे दिया उन्होंने। नवम वयः कांतमिदं वपुश्च, ना लघु, वा गुरु, वा लघु, या गुरु, का गुरु, ता लघु, मी लघु, दा गुरु, वा लघु, पो गुरु, चा विकल्प से गुरु हो जाएगा ना चा। हाँ। जी, अब आपको बताना है कि इस वाले पाद में कौन सा छंद है। वो गिनना पड़ेगा उसको। 2 मिनट रुकिए जरा। यहाँ देखिए ये लघु है, इसमें उपेंद्र वज्रा है,
इसमें कौन सा होगा? यहाँ गुरु है। इंद्र वज्रा। हाँ, बहुत सुंदर। और इसमें? ये उपेंद्र वज्रा। हाँ, इसमें उपेंद्र वज्रा है। बहुत सुंदर, समझ गए? ये कौन सा था? समवृत्तोपजाति था ये, अर्ध समवृत्तोपजाति। ठीक है। अर्ध समवृत्त क्या होता है? जिसके 2 पादों में इंद्र वज्रा हो और 2 पादों में उपेंद्र वज्रा हो, वह अर्ध समुपजाति होता है, अर्ध समवृत्त। तो इसके 2 पादों में उपजाति था, 2 पादों में उपेंद्र वज्रा था और 2 पादों में इंद्र वज्रा था। पहले और तीसरे पाद में इंद्र वज्रा है और दूसरे और चौथे पाद में क्या है? उपेंद्र वज्रा। देखिए यहाँ लिखा भी है इन्होंने। इसमें 2 चरणों में प्रथम और तृतीय छंद में, तृतीय में इंद्र वज्रा है और जो शेष 2 बचे हैं उन चरणों में इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है। प्रथम तृतीय में इंद्र वज्रा है और दूसरे चौथे में उपेंद्र वज्रा है, इसलिए अर्ध समुपजाति है, अर्ध समवृत्तोपजाति। अब विषमवृत्तोपजाति देख लेते हैं। क्षणात् किल त्रायते इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दः भुवनेषु रूढः। मैंने ये श्लोक कभी नहीं पढ़े हैं, ऐसे श्लोक आ रहे हैं सामने। तो ये देखिए संयुक्ताक्षर है। आपने उस दिन भी पूछा था कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कल ही पूछा था। त्वमेव का त्वा गुरु नहीं होगा क्या? है ना? देखिए यहाँ भी वही समस्या आ रही है। ये छा लिखा है इन्होंने। क्षा भी संयुक्ताक्षर है ना, का और शा से मिलकर बनता है। वो पहले आ रहा है ना, तो इसलिए उसको लघु। हाँ, सही बात है। समझने लगे हैं अब आप भी। तो यह पहले आ रहा है इसलिए हम इसको लघु मानेंगे। फिर जो ता है वह गुरु हो जाएगा। और आधे वर्ण को ग्रहण करते हैं क्या? आधे वर्ण को ग्रहण नहीं करते हैं। जहां भी आधा वर्ण लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ ये ता लिखा है, ये ता आधा है, हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको गिना नहीं गया है। का लघु ला गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे संयुक्ताक्षर है। ठीक है, इसलिए ला गुरु हो जाएगा। 1 मिनट, ये जी इसको कैसे बोलेंगे? क्षत्रार्थ ना? किसको? क्षत्रार्थ ना? नहीं, क्षतात। तो हाँ में मान लो जैसे शतत होता तो हाँ भी वो गुरु ही होता ना, क्योंकि इसमें जो आधा त है वो इसमें तो गुरु हो जाता है, या वो लघु ही होता अगर शतत होता तो? नहीं, सही बात है, फिर गुरु हो जाता। फिर भी ये गुरु होता, ये लघु रहता। हाँ, तो गुरु मतलब यही कह रहे हैं ना। वजह से हो रहा है ना आगे भी। हाँ। अच्छा, वैसे यहाँ स्वरूप से यहाँ आ छिपा था ता में, इसलिए भी गुरु है। और अंग संयुक्ताक्षर भी है, ता है तो भी यह गुरु हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ संयुक्त, ओहो, ये किल के बाद ला जो है आगे संयुक्ताक्षर है, इसलिए ला भी गुरु हो जाएगा। त्रा में आ छिपा है, इसलिए त्रा गुरु, या लघु ता लघु। इत्युदग्रह में ई तो छोटी है पर आगे संयुक्ताक्षर है कि नहीं, इसलिए यह भी गुरु हो जाएगा। उ लघु डा गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे संयुक्ताक्षर है। और गा लघु, हाँ गा भी गुरु हो जाएगा क्योंकि गा के बाद विसर्ग भी है और वह विकल्प से भी गुरु होता है। दोनों मान लीजिए, चाहे विकल्प से करिए चाहे आप, गुरु तो है ही। वैसे यहाँ विसर्ग लगा है। इत्युदग्रह रहा बचेगा, है ना, रहा शेष रहेगा। ये गा आगे चला जाएगा दा में। आगे देखिए, क्षत्रस्य, तो छा क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। कैसे गुरु हो गया जानते हैं? त्र के वजह से। हाँ, समीचीनम। यह भी गुरु हो जाएगा। यह लघु, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको। तो यह छाल गुरु हो जाएगा, त्रा भी गुरु, या लघु ये भी गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु और ये लघु। ठीक है। गुरु कैसे होगा?
कौन लघु नहीं होगा ना, ये लास्ट कौन सा? रूढ़ रूढ़ रूढ़, ऐसा रूढ़ है वो लिखा उन्होंने, ऐसा वाला रूढ़ है। ये नहीं, ध जो है वो हाँ गुरु होगा ना। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, मैंने लघु लिख दिया है उसको। ये भी गुरु हो जाएगा। आगे विसर्ग है, मैंने ध्यान नहीं दिया। और संस्कृत में ये वाला ढा नहीं होता। इन्होंने ये ढा लिखा है ना, ये वाला ढा नहीं होता, उसमें नीचे बिंदी नहीं होती है। जो नीचे बिंदी दी गई है ना, संस्कृत में बस यही ढा होता है। हिंदी में ऐसा डा भी मिल जाता है, नहीं ये तो गा है, कहीं कहीं ऐसा डा भी मिल जाता है ना। और ये ढा के नीचे बिंदी भी लगा देते हैं कहीं कहीं हिंदी में, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में इस ढा की परंपरा नहीं है, ये नीचे लिख रखा है, पर ठीक है। तो यहाँ कौन सा छंद हुआ? इंद्रवज्रा। ढ को अगर से विसर्ग नहीं होता तो भी विकल्प के रूप में भी इसको गुरु लेना था। हाँ, विकल्प के रूप में भी गुरु हो जाता है ये। अगर यहाँ विसर्ग नहीं ना भी हो तो भी यह गुरु हो जाएगा। ठीक है, पहला पाद किसका था? उपेंद्र वज्रा का, है ना। पहला जो हमने पाद देखा था, क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह, ये क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह, इसमें उपेंद्र वज्रा छंद था। ठीक है, अब नीचे वाले जो 3 पाद है ना, इसमें भी इंद्र वज्रा है, इसमें भी इंद्र वज्रा है, और इसमें भी इंद्र वज्रा है। ठीक है, और मैं बता भी देता हूँ इनको जमा कर। जैसे ये गुरु है, ये गुरु रहेगा, ये लघु, ये गुरु, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये लघु, ये गुरु, और ये भी गुरु। ठीक है, इसको हम गिनेंगे नहीं, डा को, आधा वर्ण है इसलिए। ठीक है, अगला पाद देखते हैं, चौथा पाद। इसमें भी ये गुरु, ये गुरु, ये लघु हो जाएगा। यहाँ रूप है, ठीक है, रूप, ये वाला रूप नहीं। अरे, फिर पा गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे रा है ना, इसलिए पक्रोश का है, और इसमें निकल रहा है, संयुक्ताक्षर था। अरे, यह गुरु, यह गुरु, यह लघु, यह गुरु, फिर यह भी गुरु, यह लघु, यह लघु, यह गुरु, यह लघु, यह गुरु, और यह गुरु। ठीक है, तो इसके 3 पादों में था इंद्र वज्रा। ये जो 3 पाद हमने देखे, यह इंद्र वज्रा के थे। यह सिर्फ एक उपेंद्र वज्रा का था, बाकी 3 जो थे वह इंद्र वज्रा के थे, और यह उपेंद्र वज्रा का था। इसलिए यहाँ पर कौन सा छंद हुआ? उपजाति। कौन सा उपजाति हुआ है? यह उपजाति है विषम वृत्त उपजाति। वैसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि विषम वृत्त कहाँ है, अर्ध संवृत्त कहाँ है। आप तो बस इतना समझिए कि उपजाति है बस। अब विषम वृत्त है अथवा अर्ध संवृत्त है, उससे हमें कोई तात्पर्य नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगी याद करने की चीज। अब देखिए, एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है। यह किसका श्लोक है, किसी को पता है? अस्योत्तरस्यां दिशि देवात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः। यहाँ देवतात्मा है। अस्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः। कालिदास को पढ़े हैं? नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत सुना है बस। हाँ, कालिदास का एक ग्रंथ है कुमार संभवम, उसी का मंगलाचरण है ये। अच्छा, जी, यहाँ पर भी उपजाति छंद का प्रयोग है, वो भी सम उपजाति है। अस्योत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः।
अब इस अस्थि पद की भी काफी व्याख्या है, वो अलग बात है। इंद्र वज्रा छंद था इसके प्रथम पाद में, द्वितीय में उपेंद्र वज्रा है, तो यह सम उपजाति है और नीचे भी कुछ ऐसे ही सिस्टम होगा। अगला जो छंद है, चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई संस्कृत का श्लोक याद है आपको? ऐसे मैं बताता हूँ, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। इसमें कौन सा छंद है? वो गिनना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, हम बाद में बताते हैं इसको, जब हम छंद सारे पढ़ लेंगे उसके बाद एक छंद का थोड़ा सामान्य परिचय करवाएंगे आपसे कि आप लोग भी देखें छंद पहचानते कैसे हैं। अगला छंद है हमारा वंशस्थ छंद। ठीक है, अभी हमने कितने अक्षर वाले पढ़े थे? 11 वर्णों वाले पढ़े थे। कौन कौन से छंद थे 11 वर्णों वाले? एक था इंद्र वज्रा, एक था उपेंद्र वज्रा और एक उपजाति। उपेंद्र वज्रा 10 का है ना? नहीं, 11 का ही है। नहीं, उसमें पहला लघु है ना? लघु है पर उससे ये नहीं होता, वो रहेगा तो 11 अक्षर का ही। देखिए ये है उपेंद्र वज्रा, 11 अक्षर वाला। अच्छा, 11 अक्षर होते हैं इसमें, ठीक है। उपेंद्र वज्रा में भी, और इंद्र वज्रा में भी 11 ही अक्षर हैं। ठीक है। यह इंद्र वज्रा, इसमें भी 11 ही अक्षर हैं। ठीक है, और उपजाति में भी 11 ही अक्षर हैं। ये 11 अक्षर वाले थे। अनुष्टुप में कितने थे? 32। हाँ, टोटल 32 थे, पर एक पाद में 8 थे। टोटल 32 थे, कुल 32 थे। अरे अस्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा। थोड़े मोबाइल ने साथ देना बंद कर दिया था अभी। ठीक है, वो चलिए। वंशस्थ छंद है, इसमें 12 अक्षर होते हैं। इसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। ठीक है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। अब कहना क्या चाह रहे हैं लक्षणकार, तो यहाँ रखते हैं। जतौ तात्पर्य क्या है? जगण और तगण। तू मतलब क्या है? तू मतलब जैसे तो होता है, इसलिए भी मान लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर तू का कोई अर्थ नहीं है, छंद पूर्ण करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, वंशस्थ, वंशस्थ मतलब ये वाला वंशस्थ। उदीरितम मतलब कहा गया। ठीक है, और जरऊ, जरऊ मतलब जगण और रगण। तो जगण जिसमें हो, तगण जिसमें हो, जगण और रगण, अगर यह अक्षरों का यही क्रम है किसी छंद में, तो वहां कौन सा छंद होता है? वंशस्थ छंद होता है। अगर यह क्रम रहेगा अक्षरों का तो वहां वंशस्थ छंद हो जाएगा। क्या क्रम रहना चाहिए? पहले जगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर रगण। यानी ISI SSI ISI SIS। अगर ये याद करना है तो ये भी ठीक है। एक उदाहरण दिया उन्होंने, ये मैंने पढ़ा है। खैर, नीति शतक एक ग्रंथ है भर्तृहरि का, नीति शतक, उसमें है यह जो श्लोक आपके लिए दिया गया है, यह नीति शतक का श्लोक है। ठीक है, भवन्ति नम्राः सर्वः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्भूमि विलम्बिनोद्धनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा विस्तृत कर देते हैं। भा क्या है? लघु। वाह गुरु हो जाएगा, क्योंकि आगे संयुक्ताक्षर है, इसलिए वाह गुरु हो गया।
फिर ती लघु हो जाएगा, ना गुरु हो जाएगा क्योंकि आगे माँ और रा का संयोग है, और फिर माँ भी गुरु हो जाएगा क्योंकि आ छिपा है इसमें। ठीक है, और ये वाला सा जो है वह भी माँ में ही मिल जाएगा। ता है लघु हो जाएगा, रा लघु हो जाएगा, वा गुरु हो जाएगा। फिर यह लघु, यह गुरु, और यह लघु, और यह गुरु, यह लघु और यह गुरु। ठीक है, समझ गए? हाँ। नयन जी आज पहली बार आए हैं कक्षा में, तो उनको थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा होगा। यदि कल क्लास देखी होगी कल की जो यूट्यूब वाली, तो समझ में आ जाएगा। यह लघु, यह गुरु, फिर यह क्या होगा? लघु गुरु। फिर यह भी लघु, यह भी लघु, यह गुरु, यह लघु, यह गुरु, और यह भी लघु, यह गुरु। ठीक है। जगण, जभान, और जतौ ताराज, ये ताराज गण हो गया तगण। वंशस्थ मुदीरतम जरऊ, जभान और जरऊ रगण, राजभा। ठीक है, सही जमा दिया मैंने। कभी कभी स्वयं पर भी संदेह कर लेना चाहिए। हाँ हो, ये गलती हो जाती है कभी। यह लघु, यह गुरु, फिर यह लघु, यह गुरु, यह गुरु, यह लघु, यह गुरु, सत्पुरुषा, हाँ गुरु होगा, और यह भी लघु, हाँ यह भी गुरु हो जाएगा। गुरु कैसे हो रहा है? वही मैं विचार कर रहा हूँ कि यहाँ गुरु होगा या लघु होगा। लघु होगा ना? हाँ, सत्पुरुषा लघु ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। वो छंद के अनुसार हमें पता चलेगा कि छंद क्या कह रहा है। ये हमारा जगन हो गया, और उसके बाद है हमारा जतौ ताराज और जरऊ, तो यह लघु ही होगा। फिर यह गुरु, यह लघु, और यह गुरु हो जाएगा जी। मृ है ना, तो स भी गुरु होगा। नहीं, री स्वर है, ये तो स्वर है ना री। अच्छा। हाँ, स्वरों को नहीं गिनना है हमारी, हमें व्यंजनों को गिनना है। यानी यहाँ व्यंजन है ना, ये वाला हो सकता है, ये गुरु हो गया यहाँ पर। आगे व्यंजन था इसलिए यहाँ गुरु हो गया, री के आगे ये नहीं होगा गुरु। अच्छा, ठीक है जी, आप जो कह रहे हो मेरी भी समस्या थी एक जमाने में। मैं भी यही समझता था कि री के बाद पहले वाला वर्ण गुरु हो जाता है। फिर मुझे समझ में आया कि री तो स्वर है, स्वर से पहले तो हो नहीं सकता। और फिर यह भी लघु हो जाएगा, यह गुरु हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जगण, और यह तगण, फिर जगण, और यह रगण। गण हम जान ही चुके हैं। फिर यहाँ लघु, यह गुरु, यह लघु, यह गुरु, यह गुरु, यह लघु, यह लघु, यह गुरु, यह लघु, यह गुरु, यह लघु, और यह गुरु। ठीक है, यह जगण, रगण नहीं, ताराज तगण है, और यह जगण, और यह रगण। तो यह हमारा वंशस्थ बन गया। ये तो वंशस्थ। ठीक है, एक और उदाहरण है जो भारवी ने लिखा है, किरातार्जुनीयम, उसके प्रथम सर्ग में भी वंशस्थ का ही प्रयोग है। माघ ने लिखा है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में भी वंशस्थ का ही प्रयोग है। जैसे श्रियः कुरूणाम अधिपस्य बालिनीम, यह श्लोक है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य बालिनीम। ठीक है, अब वो बनेगा नहीं, यहाँ पर लिखने का कोई लाभ नहीं है, उसको पढ़ लीजिएगा। हमारे पास दूसरा श्लोक भी है। उदेति पूर्वं कुसुमं ततः फलं, घनोदयः प्राक् तदनन्तरं पयः, निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमः, तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। तो यहाँ भी गण का प्रयोग कर लेते हैं हमारे। इसमें लगाएंगे हम
उ लघु, दे गुरु, ये लघु, यह गुरु, यह लघु, और यह भी लघु, यह भी लघु, यह गुरु, यह लघु, यह गुरु, यह लघु, और यह गुरु। रगण ताराज होना चाहिए था ना, ये गुरु ही होगा। यह गुरु ही होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर पूर्वम में बिंदी है। ठीक है, समझ गए किरण जोत जी? यहाँ बिंदी है, ऊपर इन्होंने लिखना भूल दिया, पूर्वम रूप था, तो यहाँ गुरु हो जाएगा अनुस्वार होने से। यह ताराज तगण हो जाएगा, ये फिर जगण, और यह रगण। नीचे वाला छंद भी कुछ इसी प्रकार से है। नीचे वाला पाद, इसमें भी लघु गुरु, लघु गुरु, फिर गुरु, लघु लघु, गुरु लघु, और गुरु, लघु गुरु। ठीक है, जगण, तगण, रगण, नहीं जगण और रगण। ऐसे ही यह वाला पाद भी है, लघु गुरु, लघु गुरु, फिर लघु, नहीं यह गुरु हो जाएगा, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, लघु गुरु। आगे संयुक्ताक्षर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ आगे स्तंभ भी लिखा है, तो ये सा जो है वो इसी में मिल जाएगा। और यह विकल्प से भी गुरु मान लेंगे हम, दोनों प्रकार से आप कह सकते हैं कि अगर आपको विकल्प से मानना है तो विकल्प से भी कर सकते हैं, और आगे यह सा भी है इसमें, तो भी गुरु हो जाएगा। अब अगला जो पाद है, यह लघु, यह गुरु, यह गुरु, नहीं यह लघु हो जाएगा, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। यह जगण, यह तगण, यह जगण, यह रगण। ठीक है, यह हमारा हो गया जगण, यह तगण, और यह फिर से जगण, और यह रगण। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। इसका लक्षण भी याद कर लीजिएगा और साथ में अक्षर भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि 12 अक्षरों के बहुत सारे छंद होते हैं। भुजंग प्रयाद भी 12 अक्षरों का ही होता है जी। और भी दूसरे छंद हैं, वो हम बाद में देख लेंगे उनको, अगर बचते हैं कोई ऐसा छंद मुझे लगेगा जो इम्पोर्टेंट है और आप लोग तक पहुंच नहीं पाया है, तो हम उसको बाद में एक दूसरी पीडीएफ में देख लेंगे। यह प्रमुख प्रमुख छंद हैं जो अभी तो आप बताए हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि हजारों छंद हैं, तो छंदों तो गिन नहीं पाएंगे, पर जो प्रमुख अधिकतः प्रयोग होते हैं, जिनका अधिक प्रयोग है, ऐसे छंद जो है वह प्रमुख यही छंद है। ऐसे जो दूसरे छंद है उनमें गणों का प्लेसमेंट अलग अलग रहेगी ना, मतलब। हाँ जी, हाँ, सबका अलग अलग प्लेसमेंट है। हाँ ठीक है। अब अगला छंद जो है वह 14 अक्षरों वाला है। अभी हमने 11 पढ़े थे, 12 अक्षरों का पढ़ा था, 13 अक्षरों का नहीं पढ़ा है, 14 अक्षरों का छंद है अब। ठीक है, अब हम 14 अक्षरों का छंद पढ़ रहे हैं। और कौन सा छंद है वह? वसंत तिलका। उक्ता वसंत तिलका तभ जा जगौ गहा। गला कोई समस्या है क्या? अब आ रही है ना स्पष्ट? अब स्पष्ट? एक बार जोड़ता हूँ। अब आ रही है?
नेटवर्क, हाँ नेटवर्क। अब आ रही है, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें या आगे चलते हैं थोड़ा? अभी यह वसंत का है और आज इतना ही रखते हैं। अब आवाज 5 से 6 नंबर बचे हैं। आवाज कटती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, यह भजंग प्रयास जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें 12-12 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो हम आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, स्टॉप करूँ? ठीक है, हाँ।